वेलकम टू आईबीएस डिजिटल क्लासरूम। बेटा कल जो अपन ने देखा था उसको वाइंड अप करते बेटा। तो बेटा डीएनए से क्रोमोसोम कैसे बनता है, बराबर है बेटा। बेटा मुझे इतना बताओ, अपना बेसिक नंबर 1 क्या था बेटा? सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस डिवीजन फेस। बात क्लियर है क्या बेटा? इंटरफेस किसको बोलते हैं? ग्रोथ, बिकॉज इट अकर बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। मतलब बेटा सो दो डिवीजन के बीच में ग्रोथ होता है, इसलिए अपने ग्रोथ को ही क्या नाम दे दिया बेटा? इंटरफेस। क्या नाम दे दिया बेटा? इंटरफेस। बात क्लियर है क्या बेटा? सेकंड बेसिक क्या पढ़ा था बेटा? एक डीएनए फोल्ड होकर एक क्रोमोसोम बनता है। वापिस से एक डीएनए फोल्ड होकर क्या बनता है? एक क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देन बेसिकली थर्ड बेसिक में अपन ने देखा बेटा कि डीएनए फोल्ड होकर क्रोमोसोम कैसे बनता है, बराबर है बेटा। कि पहले डीएनए फोल्ड होकर क्या बनेगा बेटा? न्यूक्लियोसोम फाइबर। न्यूक्लियोसोम फाइबर फोल्ड होकर क्या बनेगा बेटा? सोलेनॉइड फाइबर। सोलेनॉइड फाइबर फर्दर फोल्ड होकर क्या बनेगा बेटा? क्रोमैटिन। एंड क्रोमैटिन फोल्ड होकर क्या बनेगा बेटा? क्रोमैटिड। क्या बनेगा बेटा? क्रोमैटिड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन, ये सारे लूज फॉर्म है। ये सारे क्या है बेटा? लूज फॉर्म। और या फिर उसको अपन बोलते हैं डीकंडेंस्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डीकंडेंस्ड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? मोस्ट कॉमन डीकंडेंस्ड फॉर्म कौन सा बताया था? क्रोमैटिन। कौन सा बताया था? क्रोमैटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो कंडेंस्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ किसको बोलते हैं बेटा? क्रोमैटिड। किसको बोलते हैं बेटा? क्रोमैटिड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? मेरा क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली डीएनए कैसा होता है? फोल्डेड फॉर्म या लूज फॉर्म? लूज फॉर्म। बात क्लियर बेटा? मोस्ट कॉमनली डीएनए कैसा होता है? कंडेंस्ड फॉर्म या डीकंडेंस्ड फॉर्म? डीकंडेंस्ड फॉर्म। बात बेटा मोस्ट कॉमन डीकंडेंस्ड फॉर्म कौन सा है? क्रोमैटिन। कौन सा है? क्रोमैटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को सुन, सारी बात क्लियर है, कोई दिक्कत? लिखो, नोट करके लिखो बेटा, ठीक है। बेसिक नंबर 4 या बेसिकली जो भी नंबर है उसको कंटिन्यू करना। बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुने बेटा। बेटा नोट, तो मुझे इतना बताओ डीएनए के फोल्डिंग के लिए क्या लगा? हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन या दोनों? दोनों। क्योंकि पेलिकल जो थे वो हिस्टोन प्रोटीन थे या नॉन हिस्टोन प्रोटीन? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मतलब लिखो नोट, फोल्डिंग ऑफ डीएनए, जो मैं बोलता हूं वैसे लिखते जाना। नोट, फोल्डिंग ऑफ डीएनए रिक्वायर हिस्टोन प्रोटीन एज वेल एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बात क्लियर है बेटा? फोल्डिंग ऑफ डीएनए रिक्वायर हिस्टोन प्रोटीन एज वेल एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बात क्लियर है बेटा? अब यहां ध्यान से बेटा ये पूरा बेसिकली यूकैरियोटिक डीएनए है। ये क्या है बेटा? यूकैरियोटिक डीएनए, मतलब यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है। बात क्लियर है बेटा? क्योंकि हिस्टोन किसके अंदर होते हैं? सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं, बराबर बेटा? अब यहां ध्यान बेटा एक बार बेसिकली पूरा फोल्डिंग हुआ, इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है बेटा? रीअरेंजमेंट। क्या होता है बेटा? रीअरेंजमेंट। क्यों होता है? ध्यान सुनो बेटा। बेटा अगर मैं यूकैरियोटिक डीएनए के बारे में बात करूं, यूकैरियोटिक डीएनए, बात क्लियर बेटा? मतलब यूकैरियोटिक सेल के डीएनए, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। बात क्लियर बेटा? तो यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर दो पार्ट होते हैं। थोड़ा पार्ट जेनेटिकली एक्टिव होता है। थोड़ा पार्ट क्या होता है? जेनेटिकली एक्टिव। और थोड़ा पार्ट जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। अब इसका मतलब क्या है सर? यहां बेटा बेटा मुझे बताओ क्या अपनी बॉडी में सारे ऑर्गन्स बेसिकली फंक्शनल है क्या? नहीं। अपेंडिक्स वेस्टिजियल है। बेटा टेल बोन बेसिकली वेस्टिजियल है, बराबर है बेटा? यस और नो? तो मतलब अपने बॉडी में जितने फंक्शनल ऑर्गन है, कुछ नॉन फंक्शनल ऑर्गन भी है ना बेटा, मतलब दे आर इनएक्टिव ऑर्गन ना बेटा? यस और नो? तो वैसे डीएनए के अंदर भी थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो एक्टिव होता है और थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो इनएक्टिव होता है। बात क्लियर है बेटा? सो यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर कितने पार्ट्स होंगे बेटा? दो पार्ट्स। पहला जेनेटिकली एक्टिव, पहला जेनेटिकली एक्टिव और दूसरा जेनेटिकली इनएक्टिव, दूसरा जेनेटिकली इनएक्टिव। बात बेटा वापिस से, पहला जेनेटिकली एक्टिव, जेनेटिकली एक्टिव, जेनेटिकली एक्टिव। बात क्लियर है क्या बेटा? और दूसरा जेनेटिकली इनएक्टिव, जेनेटिकली इनएक्टिव, जेनेटिकली इनएक्टिव। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है? तो कभी भी मैं अगर यूकैरियोटिक डीएनए के बारे में बात करूंगा तो उसमें दो पार्ट मिलेंगे, एक तो जेनेटिकली एक्टिव होगा और दूसरा जेनेटिकली इनएक्टिव होगा। बात बेटा अब एक्टिव होने का मतलब क्या है? ध्यान से बेटा, एक्टिव होने का मतलब क्या है? वो पार्ट जहां से प्रोटीन बनेगा, वो पार्ट जहां से क्या बनेगा बेटा? प्रोटीन बनेगा। बात क्लियर बेटा? तो जेनेटिकली एक्टिव पार्ट फॉर्म प्रोटीन, फॉर्म प्रोटीन, फॉर्म प्रोटीन। बात क्लियर है क्या बेटा? तो जो जेनेटिकली एक्टिव पार्ट होगा वहां से क्या बनेगा बेटा? प्रोटीन बनेगा। बात बेटा एंड जो जेनेटिकली इनएक्टिव होगा वहां से कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब डू नॉट फॉर्म प्रोटीन, डू नॉट फॉर्म प्रोटीन, डू नॉट फॉर्म प्रोटीन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ? तो ध्यान से
कोई भी यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर, ये पूरे डीएनए के अंदर दो पार्ट होंगे, एक जेनेटिकली एक्टिव होगा, दूसरा जेनेटिकली इनएक्टिव होगा। जेनेटिकली एक्टिव मतलब वहां से प्रोटीन बनेगा, जेनेटिकली इनएक्टिव मतलब वहां से प्रोटीन नहीं बनेगा। बराबर बेटा? बेटा एक्टिव पार्ट की तो अपने को रोज जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि रोज प्रोटीन बनाने पड़ते होंगे। बात क्लियर बेटा? सो दैट्स व्हाई इट इज लूजली फोल्डेड, दैट्स व्हाई इट इज लूजली फोल्डेड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो मतलब इट इज टाइटली पैक्ड या लूज पैक्ड? लूज पैक्ड। बात क्लियर है कि बेटा? तो ध्यान सुनो वापिस से, जेनेटिकली एक्टिव पार्ट है उसकी आपको रोज जरूरत पड़ती रहेगी, मतलब रोज प्रोटीन बनाने हैं वहां से। बराबर है बेटा? सो दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली लूजली पैक्ड, दैट्स व्हाई इट इज लूजली पैक्ड, दैट्स व्हाई इट इज लूजली पैक्ड। बात क्लियर है बेटा? अब जो जेनेटिकली इनएक्टिव है उसकी अपने को रोज कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इनएक्टिव है, तो क्या उससे कुछ बनाना है क्या? नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज टाइटली पैक्ड, दैट्स व्हाई इट इज टाइटली पैक्ड, दैट्स व्हाई इट इज टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो वापिस ध्यान सुनो, सीधे बैठो, लोग साथ देना मेरा बेटा। चेयर पे भी बैठो ना तो सीधे बैठो, यहां बेटा। तो बेटा यूकैरियोटिक डीएनए के कितने पार्ट बताए? दो। पहला जेनेटिकली एक्टिव, दूसरा जेनेटिकली इनएक्टिव। यहां से प्रोटीन बनेगा, यहां से प्रोटीन नहीं बनेगा। यहां से प्रोटीन बनता है मतलब इसकी हर रोज जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई इट इज लूजली पैक्ड। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, दैट्स व्हाई इट इज टाइटली पैक्ड, दैट्स व्हाई इट इज टाइटली पैक्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो जेनेटिकली एक्टिव पार्ट को अपन बोलते हैं यूक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? यूक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? यूक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? यूक्रोमैटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? और जो जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा हेटेरोक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हेटेरोक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हेटेरोक्रोमैटिन। मेरे साथ बोलते जाओ बेटा वापिस से। तो यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर कितने पार्ट बताए बेटा? दो पार्ट। बेटा जैसे मैं स्क्रीन पे बोलता हूं वैसे तुम भी साथ साथ बोलते जाने का, याद रखना बेटा। तो यूकैरियोटिक डीएनए में कितने पार्ट बताए? दो। पहला जेनेटिकली एक्टिव, दूसरा जेनेटिकली इनएक्टिव। यहां से प्रोटीन बनेगा, यहां से प्रोटीन नहीं बनेगा। इट इज लूजली पैक्ड, इट इज टाइटली पैक्ड। तो जेनेटिकली एक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? यूक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? यूक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? यूक्रोमैटिन। बात क्लियर बेटा? और जो जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा हेटेरोक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हेटेरोक्रोमैटिन। बात क्लियर बेटा? तो यूकैरियोटिक डीएनए में दो पार्ट, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। वापिस से, यूकैरियोटिक डीएनए में कितने पार्ट्स बताए? दो पार्ट। कौन से? यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है? तो ध्यान सुनना। तो बेटा कोई भी यूकैरियोटिक डीएनए में कितने पार्ट्स मिलेंगे? दो। यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। बात बेटा यूक्रोमैटिन जेनेटिकली कैसा होगा? एक्टिव, मतलब वहां से क्या बनेंगे? प्रोटीन, मतलब इट इज टाइटली पैक्ड या लूजली पैक्ड? लूजली पैक्ड। बात बेटा जहां से प्रोटीन नहीं बनेगा मतलब जो इनएक्टिव होगा उसको अपन बोलेंगे बेटा हेट्रोक्रोमैटिन। क्या बोलेंगे उसको बेटा? हेटेरोक्रोमैटिन। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? अभी ध्यान से एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, जवाब देना। यूकैरियोटिक डीएनए में कितने पार्ट बताए? दो पार्ट। बेटा जितने बेसिक्स पढ़ा रहा हूं ना बिल्कुल ध्यान देना, मजाक में मत लेना, नहीं तो बाद में जाके जब चैप्टर में सारे बेसिक एक साथ खेलते हैं ना तब निकलती है बेटा। यहां बेटा यूकैरियोटिक डीएनए में कितने पार्ट्स होंगे? दो। यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। बराबर है? यूक्रोमैटिन जेनेटिकली एक्टिव, हेट्रोक्रोमैटिन जेनेटिकली इनएक्टिव। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो अब यहां ध्यान सुनना, ये मान लो कि पूरा क्रोमोसोम है, ये क्या है? पूरा क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? यहां ध्यान। तो बेटा इस पूरे डीएनए के अंदर यूक्रोमैटिन भी होगा और हेट्रोक्रोमैटिन भी होगा। बराबर है कि नहीं बेटा? यस और नो? तो इस पूरे के अंदर यूक्रोमैटिन भी होगा और हेट्रोक्रोमैटिन भी होगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा यूक्रोमैटिन जो है वो जेनेटिकली क्या रहेगा बेटा? एक्टिव। और जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो जेनेटिकली क्या रहेगा बेटा? इनएक्टिव। जेनेटिकली क्या रहेगा बेटा? इनएक्टिव। बात क्लियर है क्या बेटा? तो हेट्रोक्रोमैटिन जेनेटिकली इनएक्टिव है मतलब वहां से प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब इट इज लूजली पैक्ड या टाइटली पैक्ड? टाइटली पैक्ड। बराबर बेटा? सोचो यहां पे हेट्रोक्रोमैटिन है, सोचो यहां पे हेट्रोक्रोमैटिन है, तो वो लूज पैक हो गया या टाइट पैक? टाइट पैक। टाइट पैक होगा तो उसका डायमीटर कम हो जाएगा, उसका डायमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात बेटा वापिस से मान लो यहां पे हेट्रोक्रोमैटिन है तो उसका टाइट पैकिंग होगा तो यहां पे डायमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात बेटा यहां पे वापिस से मान लो कि बेसिकली हेट्रोक्रोमैटिन है तो यहां पे टाइट पैकिंग होगा तो डायमीटर क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है। तो जहां जहां हेट्रोक्रोमैटिन है वहां वहां पे टाइट पैकिंग होगा और टाइट पैकिंग के कारण डायमीटर कम हो जाएगा। टाइट पैकिंग के कारण डायमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है। तो क्रोमोसोम एक्चुअली में ऐसा दिखता है, बराबर है बेटा? क्योंकि जहां जहां हेट्रोक्रोमैटिन है वहां पे टाइट पैकिंग हो जाएगी और टाइट पैकिंग हो गई तो वहां पे डायमीटर कम हो जाएगा। वहां पे डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को। तो जहां जहां हेट्रोक्रोमैटिन था वहां वहां पे ऐसा गड्ढा पड़ गया ना बेटा, यस और नो? तो इस गड्ढे को अपन बोलते हैं बेटा कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन। बात क्लियर है क्या बेटा? सो दिस गड्ढा are basically called as constriction. This gadda are basically called as constriction. 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 बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो जहां जहां हेट्रोक्रोमैटिन है वहां वहां डायमीटर कम हुआ। डायमीटर कम हुआ मतलब गड्ढा पड़ा। गड्ढा पड़ा तो उसको अपन बोलते हैं बेटा कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कंस्ट्रिक्शन। बात बेटा अब यहां बेटा, वो कंस्ट्रिक्शन जहां पे सेंट्रोमियर बाइंड करता है, वापिस से वो कंस्ट्रिक्शन जहां पे कौन बाइंड करता है बेटा? सेंट्रोमियर। उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। बात क्लियर बेटा? और इसके अलावा के जितने भी कंस्ट्रिक्शन है उसको अपन बोलते हैं बेटा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। बात क्लियर है कि बेटा? तो जहां सेंट्रोमियर प्रेजेंट है उसको अपन ने क्या बोला बेटा? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और उसके अलावा कोई भी कंस्ट्रिक्शन वहां पे क्या होगा बेटा? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्या है बेटा? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। बात क्लियर बेटा? अब यहां बेटा, एक क्रोमोसोम के एक एंड को, वापिस से क्रोमोसोम के एक एंड को, बराबर बेटा, अपन बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टीलोमियर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टीलोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? अब बोलोगे कि सर किस एंड को बोलते हैं? ऊपर के नीचे के? बेटा सेल में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, सारा 3 डायमेंशनल होता है, बराबर बेटा? टीलोमियर रीजन एक्चुअली में क्या होता है वो अपन 12वीं में देखने वाले हैं, बात बेटा। लेकिन इस वक्त से इतना ध्यान रखो, एक एंड को क्या बोलते हैं बेटा? टीलोमियर। बात क्लियर है बेटा? और बेसिकली दूसरे एंड को अपन बोलते हैं बेटा सैटेलाइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सैटेलाइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सैटेलाइट। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो एक एंड को क्या बोलते हैं बेटा? टीलोमियर और दूसरे एंड को क्या बोलते हैं बेटा? सैटेलाइट। बात क्लियर है बेटा? अब याद है, टीलोमियर हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। वापस से, टीलोमियर किसके साथ अटैच होता है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके साथ अटैच होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब देखो बेटा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही पूरा डीएनए है, उसके अंदर ही पूरा क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम है, तो उसका एक एंड क्या हो जाएगा? सैटेलाइट, और एक एंड क्या हो जाएगा? टीलोमियर। तो टीलोमियर किसके साथ अटैच रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके साथ अटैच रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके साथ अटैच रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो टीलोमियर इज अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात क्लियर बेटा? अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा मेरे चैप्टर्स को ना रटने की कोशिश नहीं करना बेटा, समझने वाले चैप्टर्स हैं सारे के सारे। अगर बेसिकली सेल साइकिल, सेल डिवीजन, जीबीआई, एमबीआई, बायोटेक, इतने से 32 क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, मतलब 1/3 अगर पेपर बनता है तो पेपर भी वैसा ही शानदार बनता है। यहां ध्यान सुनो बेटा। सो बेटा एक एंड को अपन क्या बोलते हैं बेटा? टीलोमियर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टीलोमियर। बात क्लियर है बेटा? सो टीलोमियर इज कहां पे अटैच रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहां पे अटैच होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात बेटा, एंड सैटेलाइट इज इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। सैटेलाइट कहां पे रहता है बेटा? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। कहां पे रहता है बेटा? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये क्रोमोसोम है, टीलोमियर किसके साथ अटैच रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सैटेलाइट कहां पे रहेगा? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। बराबर बेटा? वापिस से, टीलोमियर कहां पे रहेगा बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सैटेलाइट कहां पे रहेगा बेटा? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। बराबर है बेटा? यस और नो? सो सैटेलाइट इज बेसिकली प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। इन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब यहां ध्यान है बेटा, सैटेलाइट के ऊपर के सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को, वापिस से क्या बोला मैंने? सैटेलाइट के ऊपर के सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। बात क्लियर है बेटा? वापिस से ध्यान से बेटा,
यूकैरियोटिक डीएनए में कितने पार्ट्स बताएं? 2 पार्ट्स, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, जेनेटिकली एक्टिव, जेनेटिकली इनएक्टिव। प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। बात क्लियर बेटा? मतलब ये लूज पैक, ये टाइट पैक। तो जहां जहां टाइट पैकिंग होगी वहां पे गड्ढे पड़ेंगे। उस गड्ढे को अपन ने क्या नाम दिया? कंस्ट्रिक्शन। क्या नाम दिया बेटा? कंस्ट्रिक्शन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? वो कंस्ट्रिक्शन जहां पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है उसको अपन ने क्या नाम दिया? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या नाम दिया बेटा? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। बता बेटा, अब एक क्रोमोसोम, बात ले बेटा, मान लो कि ये क्रोमोसोम है बराबर बेटा, तो इस क्रोमोसोम के 2 एंड्स होंगे। एक एंड को अपन बोलते हैं टीलोमियर और दूसरे को बोलते हैं सैटेलाइट। टीलोमियर किसके साथ अटैच रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बता बेटा वापिस से, टीलोमियर किसके साथ अटैच रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके साथ अटैच रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात क्लियर बेटा? और सैटेलाइट विल बी प्रेजेंट इन द सेंटर। सैटेलाइट विल बी प्रेजेंट इन द सेंटर, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर में रहेगा बराबर बेटा। सैटेलाइट के ऊपर के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं NOR। बात क्लियर है क्या बेटा? अब यहां बेटा, न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर प्लस सैटेलाइट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इसी को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो न्यूक्लियोलस कैसे बना उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बात क्लियर बेटा? ध्यान से बेटा, ये मान ले, चल यहां ध्यान दे, यहां ध्यान दे, मेरी तरफ ध्यान देना। मान ले ये टीलोमियर है, मान ले ये बेसिकली सैटेलाइट डीएनए है, और ये वाला मान लो कि बेसिकली सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो टीलोमियर किसके साथ अटैच रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सैटेलाइट कहां पे जाएगा? सेंटर। तो सैटेलाइट और उसके ऊपर का सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, वापिस से सैटेलाइट प्लस उसके ऊपर का सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो सैटेलाइट प्लस न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर, उसको एक नाम दिया है अपन ने बराबर है बेटा। तो सैटेलाइट के ऊपर वाले सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर बराबर है बेटा। तो ये एक क्रोमोसोम है, तो ये एक क्रोमोसोम का सैटेलाइट और उसका न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये उसका सैटेलाइट और न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। ये तीसरा क्रोमोसोम है, ये उसका सैटेलाइट और न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। ये चौथा क्रोमोसोम है, ये उसका सैटेलाइट और न्यूक्लियोलार। तो सारे क्रोमोसोम के सैटेलाइट और न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर सेंटर में आ गए, उसी को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियोलस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो सैटेलाइट प्लस न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर, वापिस से क्या बोला मैंने? सैटेलाइट प्लस न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर इज बेसिकली कॉल्ड न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियोलस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? यस और नो? चलो अब यहां ध्यान रखना, ठीक है? तो मैं मिटा देता हूं और वाइंड अप कर लेता हूं, ध्यान से बेटा। सो डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन, ये सारे कंडेंस फॉर्म या लूज फॉर्म? लूज फॉर्म, मतलब कंडेंस फॉर्म या डीकंडेंस फॉर्म है? डीकंडेंस्ड फॉर्म है। बात क्लियर है बेटा? फोल्डेड फॉर्म सिर्फ किसको बोलते हैं बेटा? क्रोमैटिड। किसको बोलते हैं बेटा? क्रोमैटिड। कल एक विद्यार्थी का सवाल था कि सर नोट्स कैसे निकालो, ये क्या निकल रहा है? यहां ध्यान दे बेटा, ठीक है? तो जैसे लिखा रहे हैं वो लिखना है। कुछ एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे जो तू भूल जाएगा उसको बेसिकली लिख ले, बराबर है बेटा? अब यहां दे बेटा, क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड है बराबर है बेटा। सो क्रोमैटिड में रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा बेटा? रीअरेंजमेंट। क्यों? यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर कितने पार्ट बताए? 2 पार्ट बताए। कितने पार्ट बताए? 2 पार्ट। बता बेटा, पहला यूक्रोमैटिन, दूसरा हेट्रोक्रोमैटिन। पहला यूक्रोमैटिन, दूसरा हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जेनेटिकली एक्टिव, जेनेटिकली हेट्रोक्रोमैटिन जेनेटिकली इनएक्टिव। यहां से प्रोटीन बनेगा, यहां से प्रोटीन नहीं बनेगा। ये लूजली पैक, ये टाइटली पैक, बराबर बेटा? तो जहां जहां टाइट पैकिंग होगी डायमीटर कम होगा, कम होगा मतलब गड्ढा पड़ेगा। उस गड्ढे को क्या नाम दिया बेटा? कंस्ट्रिक्शन। क्या नाम दिया बेटा? कंस्ट्रिक्शन। क्या नाम दिया बेटा? कंस्ट्रिक्शन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? अब यहां बेटा, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, और जहां सेंट्रोमियर बाइंड करता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, बराबर बेटा? एक क्रोमोसोम के कितने एंड्स होंगे? 2। पहला टीलोमियर, टीलोमियर हमेशा किसके साथ अटैच्ड होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके साथ अटैच होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? और एक क्रोमोसोम के दूसरे एंड को अपन क्या बोलेंगे बेटा? सैटेलाइट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट किसकी तरफ फेसिंग होगा? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। किसकी तरफ फेसिंग होगा? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, बराबर बेटा? सैटेलाइट के ऊपर के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को वापिस से, द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अबाउट सैटेलाइट इज कॉल्ड
न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। बात है बेटा। तो उस न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर प्लस सैटेलाइट is called nucleolus, is called nucleolus, is called nucleolus। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को सुनो तो ध्यान सुनो। क्या न्यूक्लियोलस के अंदर सिर्फ सैटेलाइट है? क्या नहीं। क्या न्यूक्लियोलस के अंदर सिर्फ न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर मतलब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है? क्या नहीं। सैटेलाइट प्लस न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। लिखो नोट करके लिखो, द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अबाउट सैटेलाइट डीएनए। नोट करके लिखो, द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अबाउट सैटेलाइट डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर, इज कॉल्ड न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। बता बेटा। अब कुछ वैज्ञानिक लोग होते हैं वो पूछते हैं सर टीलोमियर के नीचे के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को क्या नाम रहता है? वैज्ञानिक ना बनो। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ध्यान से बेटा, तो सैटेलाइट के ऊपर की सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। बात क्लियर बेटा? नोट 2, न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर प्लस सैटेलाइट is called as nucleolus, is called as nucleolus। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब यहां देखो, अब अगले बेसिक की तरफ बढ़ते हैं, बेसिक नंबर 5 या जो भी आपकी किताब में रहेगा। चलिए अब यहां ध्यान सुनिए बेटा, ठीक है? बिल्कुल ध्यान सुनना, एक बहुत ही शानदार बेसिक्स है, ठीक है बेटा? अपन एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं। आपने सेल चैप्टर पढ़ा है ना बेटा, तो उसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताता हूं बेटा। न्यूक्लियस इज सिंगल मेम्ब्रेन या ट्रिपल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। बात क्लियर है क्या बेटा? सो दस बेसिकली न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। बात क्लियर है बेटा? ठीक है, सभी बाबा जी यहां ध्यान देते रहो बेटा, ठीक है? तो न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन। बात क्लियर है क्या बेटा? लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं रहता है, वो कंटिन्यूस नहीं रहता है। बात बेटा, तो न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बराबर है बेटा? तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लियर है? कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है? तो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। बात बेटा, तो ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। बराबर है बेटा? आउटर मेम्ब्रेन। और ये बेसिकली इनर मेम्ब्रेन है। नीचे वाला क्या है बेटा? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। बात क्लियर है बेटा? आपने ऑलरेडी सेल चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार बेसिकली ब्रीफ कर लेते हैं। अपन देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ध्यान सुनना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। जहां जहां आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिल जाते हैं, तो यहां छेद बन जाता है। इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियर पोर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब यहां ध्यान से, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए, वापिस से क्या बोला मैंने? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए यहां पे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिन्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियर लैमिन्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियर लैमिन्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियर लैमिन्स। मतलब बेटा ये स्पेशल प्रोटीन है, लैमिन प्रोटीन का नाम है। घबरा नहीं जाओ किसी भी बात से, डॉक्टर बनने वाले हो, नए नए शब्दों को सीखने की आदत डालो, याद रखना, ठीक है? तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने वाले प्रोटीन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियर लैमिन, लैमिन। बराबर है बेटा? टू सपोर्ट इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स को क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियर लैमिन्स। क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियर लैमिन्स। बात क्लियर है क्या बेटा? चलो ध्यान सुनो, सीधे बेटा सुनो, यहां दो बेटा। सो न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन, देन उसकी जहां मेम्ब्रेन मिल जाती है वहां पे जो छेद होते हैं उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स को क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियर लैमिन्स। क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियर लैमिन्स। क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियर लैमिन्स। बात करिए बेटा, अभी यहां बेटा नॉर्मली, बराबर बेटा? नॉर्मली। बात करिए बेटा, सो नॉर्मली क्रोमोसोम कैसे होते हैं? कंडेंस्ड होते हैं या डीकंडेंस्ड होते हैं? डीकंडेंस्ड होते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? सो नॉर्मली क्रोमोसोम आर डीकंडेंस्ड। बराबर है बेटा? डीकंडेंस्ड मतलब फोल्डेड या लूज होंगे। बराबर है बेटा? मतलब पैक्ड या अनपैक्ड होंगे। बराबर है बेटा? यस और नो? अब याद रखना बेटा, क्रोमोसोम के कितने एंड्स बताए? 2, टीलोमियर, सैटेलाइट। वापिस से क्या क्या बताया? टीलोमियर, सैटेलाइट। वापिस से क्या क्या बताया? टीलोमियर एंड सैटेलाइट। मतलब बेटा, तो ध्यान सुनना,
ये मान ले टीलोमियर, टीलोमियर किसके साथ अटैच रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बराबर बेटा। नाउ नॉर्मली क्रोमोसोम डीकंडेंस फॉर्म होते, मतलब लूज फॉर्म में होते, तो लूज फॉर्म में तो ऐसे ही रहेंगे ना बेटा, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत, बराबर है बेटा। तो ये लूज फॉर्म है, बराबर है बेटा, ठीक है, लूज फॉर्म है। फिर ये न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर है, बराबर बेटा, ठीक है, क्षमा चाहते हैं इंक गिरने के लिए, ठीक है। सो दस बेसिकली ये है न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर, और ये बेसिकली है अपना सैटेलाइट। क्या है अपना? सैटेलाइट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? क्योंकि नॉर्मली क्रोमोसोम कैसे रहते हैं बेटा? डीकंडेंस्ड फॉर्म। नॉर्मली क्रोमोसोम कैसे रहते हैं बेटा? डीकंडेंस्ड फॉर्म। कैसे रहते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म, डीकंडेंस्ड फॉर्म। बात क्लियर बेटा? बेटा डीकंडेंस्ड फॉर्म मतलब टाइट फॉर्म या लूज फॉर्म? लूज फॉर्म, लूज फॉर्म। बात क्लियर बेटा? यस और नो? तो नॉर्मली क्रोमोसोम्स, बात क्लियर है क्या बेटा? तो नॉर्मली क्रोमोसोम्स हमेशा कैसे रहेंगे? डीकंडेंस्ड फॉर्म, मतलब किस फॉर्म में रहेंगे? लूज फॉर्म, बराबर बेटा। टीलोमियर किसके साथ अटैच रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो बेटा, लूज फॉर्म में भी टीलोमियर और सैटेलाइट रहता है, लेकिन एकदम क्लियर नहीं दिखता है, बराबर बेटा। वापिस से, लूज फॉर्म में भी टीलोमियर और सैटेलाइट रहता है, लेकिन एकदम क्लियर नहीं दिखता है, बात बेटा। सो दिस इज टीलोमियर। ये क्या है बेटा? टीलोमियर। वो किसके साथ अटैच्ड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके साथ अटैच्ड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बराबर बेटा। ये है अपना न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर, NOR, और ये है अपना सैटेलाइट। ये है क्या है बेटा? सैटेलाइट। क्या है बेटा? सैटेलाइट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों में, सारी बात क्लियर है। अब यहां बेटा, ये मैं एक और क्रोमोसोम ड्रॉ करता हूं। ये सेकंड क्रोमोसोम है, बराबर है बेटा। अरे एक न्यूक्लियस के अंदर क्या एक ही क्रोमोसोम होंगे क्या? नहीं। अरे जब आप ह्यूमन सेल के बारे में बात करोगे तो अपने एक एक सेल के अंदर तो 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 46। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान से बेटा, ये वापस से टीलोमियर, ये पूरा क्रोमोसोम, ये फिर अपना NOR, और फिर बाद में ये सैटेलाइट, बराबर है बेटा। ये एक और तीसरा क्रोमोसोम ड्रॉ करता हूं। ये तीसरा क्रोमोसोम, टीलोमियर, ये बेसिकली क्रोमोसोम, ये बेसिकली न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर, ये बेसिकली अपना सैटेलाइट। बात क्लियर है क्या बेटा? वापिस से, ये टीलोमियर, ये बेसिकली क्रोमोसोम, ये बेसिकली न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर, और ये सैटेलाइट। बात क्लियर बेटा? तो जब सारे सैटेलाइट और न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर बीच में आ गए, इसी को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको बेटा? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको बेटा? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको बेटा? न्यूक्लियोलस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो न्यूक्लियोलस का निर्माण कैसे हुआ, ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है? तो अभी यहां बेटा, तो सारे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर और सैटेलाइट बीच में आ गए, तो उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियोलस। बात क्लियर बेटा? अभी यहां बेटा, बेटा नॉर्मली क्रोमोसोम कैसे होते हैं? कंडेंस्ड या डीकंडेंस्ड? डीकंडेंस्ड। बात क्लियर बेटा? डीकंडेंस्ड है मतलब लूज फॉर्म है, बराबर बेटा। लूज फॉर्म है मतलब बेसिकली अगर सब लूज ऐसे धागे के जैसे पड़े रहेंगे तो क्या वो क्लियर दिखेंगे क्या? नहीं। बात क्लियर बेटा? यस और नो? सो दे आर नॉन डिस्क्रीट। बात क्लियर बेटा? नॉन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वर्ड का मीनिंग है क्लियर। डिस्क्रीट वर्ड का मीनिंग क्या है बेटा? क्लियर, मतलब नॉन क्लियर। क्या होंगे बेटा? नॉन क्लियर, बराबर है। मतलब ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, क्या मैं पहचान पाऊंगा क्या? नहीं, बराबर बेटा। क्योंकि लूज फॉर्म में है, लूज फॉर्म में है तो कोई भी किसी के ऊपर ऐसे पूरा राइंडेड होगा, बराबर है बेटा? यस और नो? तो वाइंडेड होगा तो नॉर्मली क्रोमोसोम रिमेन इन डीकंडेंस्ड फॉर्म। डीकंडेंस्ड फॉर्म में मतलब लूज फॉर्म। लूज फॉर्म मतलब दे आर नॉन डिस्क्रीट, मतलब दे आर नॉन डिस्क्रीट, मतलब नॉन क्लियर, मतलब दे आर नॉन क्लियर। बात क्लियर बेटा? देन लूज फॉर्म है तो मतलब बेसिकली वो क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर पूरा इंटरवाइंडेड होंगे। एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? पूरा इंटरवाइंडेड होंगे। कैसे होंगे बेटा? इंटरवाइंडेड। कैसे होंगे बेटा? इंटरवाइंडेड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो नॉर्मली क्रोमोसोम रिमेन इन डीकंडेंस्ड फॉर्म, मतलब लूज फॉर्म, मतलब नॉन डिस्क्रीट फॉर्म, मतलब क्लियर भी नहीं दिखते। ऐसा न्यूक्लियस देखा ना, अरे कौन क्रोमोसोम 1 है, 2 है, 3 है, पहचान में नहीं आता क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर है, सब एक दूसरे के ऊपर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरवाइंडेड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरवाइंडेड। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान से बेटा, इंटरफेस के टाइम पे क्रोमोसोम रिमेन इन नॉर्मल कंडीशन। बात बेटा? सो इंटरफेस
इंटरफेस मतलब ग्रोथ फेज, इंटरफेस मतलब ग्रोथ फेज, मतलब बेटा सो इंटरफेस के टाइम पे क्रोमोसोम कैसे रहते हैं, डीकंडेंस्ड। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो? तो इंटरफेस के टाइम पे क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड रहते हैं, मतलब बेसिकली लूज रहते हैं, मतलब बेसिकली नॉन डिस्क्रीट रहते हैं, मतलब बेसिकली इंटरवाइंडेड रहते हैं, मतलब क्या रहते हैं, इंटरवाइंडेड। बात क्लियर बेटा? तो दिस आर बेसिकली इंटरफेस क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो? अब याद रखो सेल साइकिल के अंदर कितने फेजेस बताए, 2, इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। वापिस से क्या बताया बेटा, इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। क्या बताया बेटा, इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। तो इंटरफेस के टाइम पे क्रोमोसोम कैसे होंगे, डीकंडेंस्ड, मतलब कैसे होंगे, लूज, मतलब कैसे होंगे, नॉन डिस्क्रीट, मतलब कैसे होंगे, इंटरवाइंडेड, एक दूसरे के ऊपर गुत्थी बने हुए होंगे। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो? अब यहां बेटा जब जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा, वापिस से जब जब क्रोमोसोम का क्या होगा, क्या होगा, कंडेंसेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? अब यहां ध्यान से बेटा, वापिस से मैं न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेता हूं, ध्यान से बेटा। बेटा कंडेंसेशन जब जब होगा, लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली न्यूक्लियर लैमिन्स है, न्यूक्लियर लैमिन्स, न्यूक्लियर लैमिन्स, न्यूक्लियर लैमिन्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, चलो ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को और ध्यान देना बेटा। कंडेंसेशन होना मतलब फोल्डिंग होना, फोल्डिंग होगा मतलब लेंथ कम हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात क्लियर बेटा? अब यहां ध्यान बेटा, तो जब जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा मतलब फोल्डिंग होगा, मतलब लेंथ कम हो जाएगा, लेंथ कम होगा तो ध्यान से बेटा, टीलोमियर ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एकदम टाइट अटैच्ड होता है। वापस से टीलोमियर ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ टाइट अटैच्ड होता है, बराबर है बेटा? तो ये एकदम टाइटली अटैच्ड होता है। तो अब जब कंडेंसेशन होगा तो लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी, लेकिन टीलोमियर तो डिटैच नहीं होगा। तो ये बेसिकली सैटेलाइट ही इसकी तरफ आएगा, ये सैटेलाइट ही इसकी तरफ आएगा, ये सैटेलाइट ही इसकी तरफ आएगा, ये सैटेलाइट ही इसकी तरफ जाएगा। मतलब बेटा वापस से ध्यान से बेटा कि जब जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा, ये टीलोमियर है, बराबर बेटा? अब जो सैटेलाइट है बेसिकली, ठीक है, अब लेंथ कंडेंसेशन होगा मतलब लेंथ छोटी हो जाएगी, लेंथ छोटी हो जाएगी तो क्या सैटेलाइट सेंटर तक जा पाएगा, क्या नहीं, सैटेलाइट सेंटर तक जा पाएगा, क्या नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? वापस से ये बेसिकली जब जब कंडेंसेशन होगा लेंथ कम होगी क्योंकि फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग होगी तो क्या सैटेलाइट सेंटर तक जा पाएगा, क्या नहीं। जब जब कंडेंसेशन होगा क्या बेसिकली सैटेलाइट सेंटर तक पहुंच पाएगा, क्या नहीं। बात बेटा जब जब कंडेंसेशन होगा बेसिकली क्या सैटेलाइट सेंटर तक पहुंच पाएगा, क्या नहीं। बात बेटा अगर सारे सैटेलाइट सेंटर में नहीं आ पाए मतलब क्या नहीं बन पाया, न्यूक्लियोलस नहीं बन पाया। मतलब जब जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा लेंथ डिक्रीज होगी तो सैटेलाइट सेंटर में नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए न्यूक्लियोलस अपीयर या डिसअपीयर, डिसअपीयर। बात क्लियर हो गई बेटा? तो अपनी किताब में एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है कि whenever condensation of chromosome occur न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंडेंसेशन हुआ मतलब लेंथ कम हुई, लेंथ कम हुई मतलब सारे सैटेलाइट बीच में नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए मतलब न्यूक्लियोलस क्या हो गया बेटा, डिसअपीयर, बराबर बेटा? क्योंकि न्यूक्लियोलस क्या है, NOR प्लस सैटेलाइट। क्या है बेटा? NOR प्लस सैटेलाइट। बात क्लियर बेटा? सो NOR प्लस सैटेलाइट सारे बीच में जमा हुए तो ही उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोलस। बात क्लियर बेटा? तो व्हेनेवर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर मतलब फोल्डिंग हुआ, फोल्डिंग हुआ तो लेंथ कम हुआ, लेंथ कम हुआ तो न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है तो ध्यान से पढ़ा। तो जब भी मैं बोलूंगा whenever condensation of chromosome occur nucleolus disappear, nucleolus disappear। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बेटा, एक सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियोलस, बराबर? तो जैसे ही न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा सेल ऑर्गेनल ऑल्सो डिसअपीयर, सेल ऑर्गेनल डिसअपीयर, सेल ऑर्गेनल डिसअपीयर। मतलब बेटा डिसअपीयर का यहां पे मीनिंग है इनएक्टिव हो जाना। क्या हो जाना बेटा? इनएक्टिव हो जाना। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनना बेटा, जब जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा लेंथ डिक्रीज मतलब न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, सेल ऑर्गेनल डिसअपीयर, सेल ऑर्गेनल डिसअपीयर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कंसेप्ट क्लियर है क्या नहीं बेटा? यस और नो? चलो साथ देना।
जब जब क्रोमोसोम, मुझे इतना बताओ बेटा, अब यहां पे बेसिकली क्रोमोसोम बेसिकली कैसे हैं? आई मीन बेसिकली डीकंडेंस्ड फॉर्म या कंडेंस्ड फॉर्म? कंडेंस्ड फॉर्म है। कैसे बेटा? कंडेंस्ड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कंडेंस्ड फॉर्म है मतलब लूज फॉर्म है या फोल्डेड फॉर्म है? फोल्डेड फॉर्म है, बराबर है बेटा। फोल्डेड फॉर्म है तो नाउ दे आर नॉन डिस्क्रीट या डिस्क्रीट मतलब दे आर नॉन क्लियर या क्लियर। अब मैं बता सकता हूं कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बराबर है बेटा। सो नाउ दे आर बेसिकली डिस्क्रीट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो दे आर डिस्क्रीट। क्लियर है क्या बेटा? अब यहां बेटा डिस्क्रीट है मतलब क्लियर है, तो नाउ दे आर इंटरवाइंडेड या अनवाइंडेड है। बात क्लियर है क्या बेटा? मतलब दे आर सेपरेट। बात क्लियर बेटा? मतलब दे आर अनवाइंडेड मतलब वो क्या है बेटा? अनवाइंडेड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ऐसे क्रोमोसोम आपको दिखेंगे डिवीजन फेज के टाइम पे। कब दिखेंगे बेटा? डिवीजन फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं मतलब इसमें? मतलब मुझे इतना बताओ, सेल साइकिल के अंदर कितने फेज बताए? 2, इंटरफेज एंड डिवीजन फेज। इंटरफेज के टाइम पे क्रोमोसोम कंडेंस या डीकंडेंस। डिवीजन के टाइम पे कंडेंस्ड मतलब यहां पे लूज फॉर्म, मतलब यहां पे फोल्डेड फॉर्म, मतलब यहां पे नॉन डिस्क्रीट फॉर्म, यहां पे डिस्क्रीट फॉर्म, मतलब यहां पे नॉन क्लियर, यहां पे क्लियर, यहां पे इंटरवाइंडेड, यहां पे अनवाइंडेड। बात क्लियर बेटा? यहां पे न्यूक्लियोलस अपीयर, यहां पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर, यहां पे सेल ऑर्गेनल अपीयर, यहां पे सेल ऑर्गेनल डिसअपियर। बात क्लियर बेटा? क्योंकि कंडेंसेशन जब जब होगा न्यूक्लियोलस विल डिसअपियर, सेल ऑर्गेनल विल डिसअपियर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब यहां बेटा जब जब क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होगा, क्या होगा बेटा? डीकंडेंसेशन। क्या होगा बेटा? डीकंडेंसेशन। बेटा प्लीज आज का कंसेप्ट ना बहुत अच्छे से समझना बेटा, ठीक है? जब जब क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होगा, क्या होगा बेटा? डीकंडेंसेशन मतलब फोल्डिंग या अनफोल्डिंग। क्या होगा बेटा? अनफोल्डिंग मतलब लेंथ बढ़ेगा। लेंथ अगर बढ़ेगा तो ये सारे लूज होके वापस से सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर में आ गए तो न्यूक्लियोलस एपियर। बात क्लियर है क्या बेटा? मतलब सेल ऑर्गेनल AORG लिख रहा हूं, एपियर, सेल ऑर्गेनल एपियर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ? ये बेसिक समझे कि नहीं समझे बेटा? बड़ा शानदार है अपने आप में, यहां दे दो बेटा। सो बेटा जब जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा लेंथ कम होगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, सेल ऑर्गेनल डिसअपियर। जब जब क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होगा न्यूक्लियोलस अपीयर, सेल ऑर्गेनल अपीयर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब यहां बेटा सेल साइकिल के कितने फेज बताए? 2, इंटरफेस, डिवीजन फेज। इंटरफेस के टाइम पे क्रोमोसोम कंडेंस या डीकंडेंस मतलब लूज, मतलब नॉन डिस्क्रीट, मतलब इंटरवाइंडेड, बराबर है ना? यहां पे न्यूक्लियोलस लूज रहेगा तो मतलब डीकंडेंस रहेगा, मतलब न्यूक्लियोलस अपीयर, सेल ऑर्गेनल अपीयर। मतलब डिवीजन फेज जैसे चालू हुआ, डिवीजन फेज में क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? कंडेंस्ड होगा मतलब लेंथ कम, मतलब न्यूक्लियोलस डिसअपियर, मतलब सेल ऑर्गेनल डिसअपियर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो जैसे ही मैंने बोला कंडेंसेशन मतलब न्यूक्लियोलस डिसअपियर, सेल ऑर्गेनल डिसअपियर। जब से मैंने बोला डीकंडेंसेशन मतलब न्यूक्लियोलस रीअपियर, सेल ऑर्गेनल रीअपियर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों को समझ ले, सारी बात क्लियर है? तो मेरा एक सवाल है, जब डिवीजन फेज स्टार्ट होगा तो क्रोमोसोम का क्या होगा? डीकंडेंसेशन हो गया या कंडेंसेशन मतलब न्यूक्लियोलस विल डिसअपियर, मतलब सेल ऑर्गेनल विल डिसअपियर। बात बेटा जब जब इंटरफेस चालू होगा मतलब क्रोमोसोम का क्या होगा? डीकंडेंसेशन मतलब न्यूक्लियोलस विल अपीयर, मतलब सेल ऑर्गेनल विल अपीयर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? बेटा आज के कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करो। जो नहीं आया बिल्कुल डीएसपी टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह मत करते रहो, कॉल करके पूछ लो। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो एक बार बेसिकली आज जो बेसिक पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज करो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद IIB, थिंक नीट, थिंक IIB।